नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। तो हमारा लीनियर अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आज हमारा फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डे होने की वजह से हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो वेक्टर स्पेस होगा। छोटे छोटे टॉपिक के लिंक जो मेरी प्रीवियस वीडियो आई थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि आपको ये करना नेसेसरी कंडीशन है, ये करना कंपलसरी है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। शायद इसके डिस्क्रिप्शन में भी दिया हो, जो छोटे छोटे टॉपिक है जैसे सेट थ्योरी का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके अलावा ग्रुप थ्योरी का, फील्ड का, इन सब का जो लिंक है, क्योंकि इनकी वीडियो मैं बना चुका हूं और उनका यूज होने वाला है यहाँ पे, इसलिए उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे पढ़कर आइए। और अगर आप पढ़ चुके हैं फिर तो आपका वेलकम है। तो वेक्टर स्पेस हमें स्टार्ट करना है, तो आइए करते हैं इसे। और चलिए ठीक है, देखिए वेक्टर स्पेस, सबसे पहले वेक्टर जो यहाँ पर वर्ड है इसको समझना होगा कि वेक्टर जो स्पेस लिखा हुआ है इस वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि हमारे लिए सबसे मेन कंडीशन यही है, पहले इस वर्ड को समझना, वेक्टर स्पेस वर्ड को। तो उसे देखिए, समझने के लिए हम कैसे समझेंगे। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता, लेकिन मुझे इतना तो नॉलेज पक्का है कि जो वेक्टर होता है, क्योंकि 33 नंबर थे मेरे फिजिक्स में, और मुझे इतना जरूर पता है कि जो एक वेक्टर होता है वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसके पास डायरेक्शन भी होती है। ये आपको समझ आया? सिर्फ इतना सा पता है मेरे को कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसके पास डायरेक्शन भी होता है। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड वाली भी और डायरेक्शन वाली भी। अब इस चीज को हमें मैथमेटिक्स से लिंक करना है, और देखिए हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हम जितने भी सारे के सारे काम करते हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ऊपर काम कर रहे थे, तो आप देख रहे थे कि हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा रहे थे कि अगर ये सेट ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो हम इसको ये कहेंगे, ये ऐसा करेगा तो हम ये कहेंगे, ये ऐसा करेगा तो हम ये कहेंगे, ऐसा मिलेगा तो ये होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो काम चलेगा वो भी आपका कुछ काम चलेगा इक्वेशंस के ऊपर और कुछ काम चलेगा नंबर्स के ऊपर। ये आपको समझ आया? कुछ इक्वेशंस के ऊपर चलेगा जब कुछ नंबर्स के ऊपर चलेगा। तो जैसे नंबर्स के ऊपर अगर हमारा काम चलेगा, मान लीजिए, तो आप जानते हैं नंबर्स वो 1D में हो सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा डायमेंशंस की बात करूंगा, क्योंकि मैंने अभी अभी जस्ट वर्ड बोला कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, मैं यहां पर अगर लिख भी दूं कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास डायरेक्शन भी हो, तो डायरेक्शन वर्ड आते ही मेरे पास दिमाग में एक क्लिक आया और डायरेक्शन वर्ड से मुझे ये पता चल गया कि मैथमेटिक्स में डायरेक्शन के लिए मैं डायमेंशंस यूज कर सकता हूं कि वो मेरी 1 डायमेंशन में है, वो मेरी 2 डायमेंशन में है, वो मेरा 3 डायमेंशन में है, 4 डायमेंशन जो कि इमेजिनरी क्वांटिटी है, 5 डायमेंशन, ऐसे करते करते n डायमेंशन तक मैं जा सकता हूं। कोई भी नंबर n डायमेंशन इमेजिनरी क्वांटिटी में। बाकी जनरली रियल लाइफ में मैं 3 डायमेंशन देखता हूं, जो कि लेंथ, हाइट और ब्रेथ होती है। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। और अगर मैं इसको मैथमेटिक्स से लिंक करूं, तो आप जानते हो अगर मैं 1D के ऊपर काम करूंगा, 1D का मतलब 1 डायमेंशन के ऊपर काम करूंगा, तो ये मेरी एक रियल लाइन होती है। इस रियल लाइन पर मान लीजिए मैं किसी पॉइंट ए पर खड़ा हुआ हूं यहां पर, तो उस पॉइंट ए पर खड़े होने के लिए मेरे पास कोई ना कोई नंबर तो जरूर होगा। तो जो मेरे पास नंबर होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर 0 पे खड़ा हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए ये रियल लाइन है तो रियल लाइन पे 0 भी आएगा। तो REAL, क्या लिखा मैंने, REAL। मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी पॉइंट 0 पे खड़ा हूं, तो 0 रियल नंबर तो है, तो 0 मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये आपको समझ आया? फिर उसके अलावा मान लीजिए मैं किसी और पॉइंट पर खड़ा हूं, कोई भी अनदर पॉइंट जिसको मैं किसी एक जनरल नाम A से दिखा दूंगा, तो इसका मतलब है मेरे पास इस समय मैग्नीट्यूड कितना है, A है। ये आपको समझ आया? जैसे कितना मैग्नीट्यूड किस चीज से माना जाएगा, जैसे आपके पास, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको, कि जैसे मान लीजिए आप अपने घर से कॉलेज के लिए निकले, तो आपका घर जो था वो ओरिजिन पॉइंट था, क्योंकि आपने वहां से स्टार्टिंग करी, और जो आपका कॉलेज था 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, वो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट था। तो वो जो आपके बीच की डिस्टेंस थी, आप उसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, जनरली समझने के लिए। वरना हो सकता है ये इसका मीनिंग हो, ये ना हो, लेकिन जनरली मैथमेटिक्स में समझने के लिए, क्योंकि हम वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, तो मैं कहीं ना कहीं इसको लिंक करूंगा इस टॉपिक से। ये आप समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने जस्ट एग्जांपल दे दिया कि वो आपका मैग्नीट्यूड हो सकता है, वो आपकी डिस्टेंस हो सकती है। ये आपको समझ आया? तो वो मान लीजिए वो डिस्टेंस आपकी ए होगी, या डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा मैं, वो डिस्प्लेसमेंट आपकी ए होगी, तो उसको मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। अब ध्यान से इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सोचिए
कि जब आप अपने घर से निकले हैं कॉलेज के लिए तो आपने कोई ना कोई डायरेक्शन चूज करी होगी, या तो आप इधर से जाके ऐसे गए होंगे, या तो ऐसे जाके ऐसे गए होंगे, इधर जाके इधर गए होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्शन में तो गए होंगे। तो वो डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन भी यूज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी यूज हो रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब है जैसे आपकी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो तो यूज होगी ही, उसके अलावा डायरेक्शन भी आप किसी न किसी डायरेक्शन में तो गए होंगे, इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब उसी को यहां लिंक करिए। जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास रियल लाइन पर कहीं ना कहीं 0 पॉइंट होगा, जैसे ये पॉइंट आपके पास 0 है और 0 से ये अनदर कोई पॉइंट है a, इसका मतलब यहां a तक का इस समय मैग्नीट्यूड मैं कह सकता हूं आपके पास a है। ये आपको समझ आया? मैं 0 से अगर इसका ओरिजिन से अगर इसकी डिस्टेंस नापूंगा, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो, मैं उसे एक ही सिंबल a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहां पर जो ये मेरा a पॉइंट है वो मैग्नीट्यूड बन जाएगा। और आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ओरिजिन के राइट तरफ जाऊंगा, क्योंकि ओरिजिन से मेरे पास दो डायरेक्शन है, मैं या तो इस डायरेक्शन में जाऊं या तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊं। अगर मैं अपने राइट हैंड साइड पॉजिटिव की डायरेक्शन में जाऊंगा या तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव की डायरेक्शन में जाऊंगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है और मेरे पास डायरेक्शन भी है, इसका मतलब ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं यहां ओरिजिन से इस तरफ जा रहा हूं लेफ्ट में, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैं जब चल रहा हूं तो भले ही चाहे नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं, पॉइंट नेगेटिव है लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी, तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड भी आ रहा है और ये मेरे पास डायरेक्शन भी आ रही है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये आपका 1D एलिमेंट है, ये 1D एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास जो पॉइंट रखे हुए हैं वो पॉइंट ओरिजिन की रेस्पेक्ट में वेक्टर है। ये आपको समझ आया? इसी तरीके से हम 2D के बारे में भी सोच सकते हैं, और आइए सोचते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्टिंग होती है। इसी तरीके से हम 2D के बारे में भी सोचते हैं, आइए, क्योंकि हम लोग ऐसे करते करते एनडी तक जाएंगे। 2D TWO 2D, देखिए 2D जिसके पास दो पॉइंट होगा, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ये एक्स है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट आपके पास ओरिजिन होता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ओरिजिन था, जहां पर आपने यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस की तरफ आप 1 पॉइंट चले और वाई एक्सिस की तरफ आप यहाँ पर 3 पॉइंट चले, तो यहां पहुंचे, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ आप 1 किलोमीटर 1 मीटर 1 यूनिट का डिस्टेंस कवर करने के बाद आप यहां पहुंचे, और वाई एक्सिस की तरफ 3 यूनिट का डिस्टेंस कवर करने के बाद आप यहां पहुंचे। इसका मतलब मैं जनरली अगर दोनों को कंपेयर करूं तो आप इस समय यहां पॉइंट पे हैं, हां ना में जवाब दीजिए। समझ गए इस चीज को? इसका मतलब आप यहां गए और यहां गए, तो जनरली मीनिंग आपका पॉइंट यहां पर ये वाला आया, जिसका मतलब आप इस समय 1-3 पॉइंट पर है। इस 1-3 पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से कनेक्ट करूं तो कुछ मेरा डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, ये वाली जो आपके पास डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपके पास, इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड तो है ही है। ये आपको समझ आया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ तो है। अब जब डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ है तो यहां से यहां तक इसकी कोई ना कोई रेडियस तो होगी ही। अब जब कोई ना कोई रेडियस है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो है ही है, और डायरेक्शन तो इसके पास नॉर्मल है, क्योंकि देखिए इस पॉइंट से अगर मैं किसी तरफ भी निकल जाऊं, चाहे यहां पर किसी पॉइंट की तरफ भी निकल जाऊं, तो मेरे पास डायरेक्शन जरूर आएगी। इसका मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि चाहे मैं यहां पॉइंट पर हूं, चाहे मैं इधर पॉइंट हूं, कहीं पर भी, चाहे ये वाला कोई पॉइंट हो, चाहे ये वाला कोई पॉइंट हो, मतलब ABCD ऐसे कोई भी पॉइंट हो, जनरली XYZ कोई भी पॉइंट हो 2D में, तो उस 2D में उसके पास मैग्नीट्यूड जरूर होगा, हल्का सा ही भले ही, चाहे अगर वो ओरिजिन से हल्का सा भी हिल गया तो उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड जरूर होगा। अब वो मैग्नीट्यूड छोटी क्वांटिटी भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड बड़ी क्वांटिटी भी हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो पक्का है उसके पास। ये समझ आया? और जब ओरिजिन से वो हल्का सा हिला है, कहीं पर भी जाए, बहुत ज्यादा दूर चला जाए, पास में चला जाए, कहीं पर भी गया है, तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन में जरूर गया है। जैसे ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो अगर इस तरफ होगा तो मैं कहूंगा कि ईस्ट वेस्ट। और आपने देखा भी होगा, ये जियोग्राफी वाले बच्चा अगर कोई देख रहा है तो उसको समझ आता होगा कि ऐसा मैंने सुना है रेडियो में, जब टीवी में सुना है कि 85 डिग्री नॉर्थ, इतने डिग्री साउथ, इतने डिग्री वेस्ट, ऐसा कुछ करके, मेरे को नहीं आता वो। तो वो आपने देखा होगा कि जब ऐसा, मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन तो होती है, आप समझ रहे, मतलब जनरली एक डायरेक्शन मेरे पास है। आप इतना लॉजिकल समझ सकते हैं कि अगर मैं यहां इस पॉइंट से हटके किसी भी डायरेक्शन में चला गया, अनदर XYZ किसी भी डायरेक्शन में चला गया, तो मेरे पास डायरेक्शन तो है ही है, और उसके पास डिस्टेंस तो होगा ही, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है शायद, जो भी मेरे को नहीं आता फिजिक्स, मुझे तो ये भी नहीं पता, चलिए आगे बाद में बताऊंगा। तो वो जो भी है उसके पास डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही कुछ ना कुछ, तो वो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मतलब ये क्या है यहाँ पर वेक्टर है। ये आपको समझ, क्योंकि वेक्टर होने का मतलब मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। अब एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर स्पेस वाला। स्पेस जनरली कोई भी आपके पास स्पेस हो सकता है कहीं पर भी, उसको स्पेस समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि आपके पास कोई भी एक स्पेस हो सकता है कहीं पर भी, कुछ भी। ये एक स्पेस है, मेरे सराउंडिंग में ये पूरा एक स्पेस है, जहां बैठे हैं उस समय वो पूरा एक स्पेस है, जो आपकी कॉपी है वो एक स्पेस है, ये पूरा का पूरा अर्थ एक स्पेस है, पूरा का पूरा सराउंडिंग यूनिवर्स एक स्पेस है। तो स्पेस तो आपको जनरली नॉर्मल पता है, तो वेक्टर स्पेस, क्योंकि इस स्पेस पे जो भी आपके पास ये 1D पे काम हो रहा है चाहे 2D पे काम हो रहा है, वो वेक्टर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैंने इस क्वांटिटी को मैथमेटिक्स में वेक्टर स्पेस कहा है। ये आपको समझ आया? अगर मैं नंबर्स के ऊपर काम कर रहा हूं तो ये आपको समझ आया। एक 3D पर और ले लेते हैं, फिर जनरली ND पर देखेंगे। वीडियो यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट बनेगा, तो सिर्फ इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बनेगा, तो वीडियो जाने वाली है लंबी, करीब 40 से 50 मिनट की तो नॉर्मली जाएगी ही। एक 3D पार्ट और ले लेते हैं, फिर उसे भी समझते हैं। चलिए, ये 2D आपको समझ आया। इसी तरीके से एक जनरली 3D, क्योंकि आपको जब 1D समझ आ गया मैंने क्या बोला, जब आपको 2D समझ आ गया मैंने क्या बोला, तो फिर 3D तो बच्चों वाला खेल है। देखिए 3D नॉर्मली आपके पास 3 डायरेक्शन होंगी, कहीं पर भी x y z, ये आपको समझ आए z। अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास पॉइंट होगा ओरिजिन 0,0 और आप कहीं यहाँ पॉइंट पर होंगे, जो उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, ये वाला पॉइंट जो कि होगा x, y, z, और ये आपका कुछ इस तरीके से। ये आपको समझ आया? ये पॉइंट आपको दिख रहा है, एक सेकंड प्लीज। हाँ, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, तो मैं यहां से एग्जांपल लेके समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट जो है, ये वाला जो ये दिख रहा है, ये आपको ये ओरिजिन है और ये मेरी चौक है, ये ओरिजिन है और ये यहां पर मेरी चौक है। तो आप देख सकते हैं कि इस चौक तक, मतलब इस चौक की जो ये लोअर पॉइंट है, लोअर बर्थ है, इसको कवर करने तक आप देखिए ध्यान से कि पहले यहां से मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूं, या तो पहले मैं यहां से इधर आऊं, या तो पहले यहां से मैं इधर आऊं, या तो पहले यहां से मैं इधर जाऊं। मैं कहीं पर भी जा सकता हूं, वो तो बच्चों वाली चीज है, आपको समझ आता है, किसी भी डायरेक्शन में जाइए पहले आप। तो मान लीजिए पहले मैं यहां इस चौक तक आने के लिए यहां से यहां जाता हूं, इसको मैं x पॉइंट मान ले रहा हूं, मैंने x डिस्टेंस कवर कर दी। फिर उसके बाद इस पॉइंट पर आने के लिए मेरे को यहां से यहां तक आना पड़ेगा, आपको दिख तो रहा है ना, यहां से लेकर मेरे को यहां तक आना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट दिख रहा है मेरी उंगली, ये यहां से लेकर यहां तक आना पड़ेगा। फिर इस लोअर बर्थ तक, इसके बाद क्योंकि देखिए ये मैंने x चला, ये मैंने y चला, तो फिर अब मैं ये z चलूंगा ऊपर की तरफ, आप समझ रहे हैं? इसको मैं ऐसे भी कह सकता था, ये मैंने x चला, आपको दिख रहा है ना, ये मेरा हाथ दिख रहा है ना, ये मैंने x चला, ये मैंने ये मैंने x चला, ये y चला और ये z चला, ऐसे भी कह सकता था। मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ये मैंने x चला, या इस पॉइंट से ये मैंने x चला, ये मैंने y चला और ये मैंने z चला, मैं ऐसे भी कह सकता हूं। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से यहां तक आने के लिए मेरे को जनरली अगर मैं रेडियस खींचूं तो बिल्कुल एक सीधी लाइन ऐसे खींचूंगा, मेरे पास 3D नहीं है तो इसलिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं। मैं जनरली एक सीधी लाइन बिल्कुल ऐसे खींचूंगा जो रेडियस से यहां तक जाएगी, बिल्कुल एक ऐसे। इमेजिनेशन करिए कि यहां इस चौक के नीचे वाले पॉइंट से यहां तक एक लाइन खींची हुई है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैं इस पॉइंट तक आया हूं, यहां तक मैं इस समय यहां पे खड़ा हुआ हूं, ये मेरा मान लीजिए घर है और ये मान लीजिए मेरा कॉलेज है। तो कॉलेज से घर तक आने के लिए मैंने ये डिस्टेंस कवर करी होगी, अगर जनरली बोलूंगा r रेडियस मैंने कवर करा है, तो ये r रेडियस मेरे पास मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट है, ये आप समझ रहे हैं, कम से कम दूरी है, ये आपको समझ आया। और उसके बाद आप देखिए इस पॉइंट से मैं इस डायरेक्शन में आया हूं, भले ही चाहे यहां इस डायरेक्शन में गया, कहीं पर भी गया, लेकिन मेरा मेन मोटिव था यहां से लेकर इस डायरेक्शन में आने का, ये आप समझ रहे हैं, ये मेरा मेन मोटिव यहां से इस डायरेक्शन में आने का था। तो मैं फाइनली ये बात कह सकता हूं कि मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है, ये रेडियस भी है और ये वाली डायरेक्शन भी है। तो जब मेरे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसका मतलब वो वेक्टर है। अब ये काम जो था वो स्पेस में हुआ था, क्योंकि जिस समय मैं खड़ा हूं वो एक स्पेस है, इसका मतलब वो वेक्टर स्पेस है। तो वही तो 3D भी है, आपको समझ आया? आप किसी भी एलिमेंट की तरफ जाएंगे, किसी भी पॉइंट की तरफ जाएंगे, अनदर एनी पॉइंट एक्स वाई जेड कहीं पर भी हो, वो पूरे के पूरे स्पेस में कहीं पर भी हो, उसके पास अगर आप जाएंगे तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा 0,0,0 के अलावा, ये 3 जीरो आएंगे, 0,0,0 के अलावा अगर आप किसी भी पॉइंट पर चले गए, वो पॉइंट कितना भी मिनिमम हो सकता है, कितना भी मैक्सिमम हो सकता है, तो वो आपके पास
ये काम स्पेस में हो रहा है, और वेक्टर कंडीशन इसलिए था क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों था, तो दोनों को आपस में ज्वाइन करके वेक्टर स्पेस बोल दिया गया। तो वेक्टर स्पेस का मीनिंग यही तो है यहाँ पे, ये आपको समझ आया। तो ये जनरली समझने का मीनिंग था कि जब मैं बार बार अपने कोर्स में वेक्टर बोलूंगा, वेक्टर स्पेस बोलूंगा, वेक्टर स्पेस बोलूंगा, तो आप समझ जाइएगा तुरंत, बिल्कुल दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि वेक्टर स्पेस का मीनिंग ये था जो मैंने अभी सारा आपको बोला। यही काम एनडी में भी हो सकता था, एन डायरेक्शन को ये इमेजिनेशन में काम करता है। जैसे अभी नॉर्मली जो था वो 3D में हम लोग रियलिटी में सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचा गया कि जो अर्थ है शायद वो 10 डायमेंशन में है या 26 डायमेंशन में है शायद। स्ट्रिंग थ्योरी मैंने सुना, पढ़ा नहीं है क्योंकि मैं खुद फिजिक्स में जब 33 नंबर आया था तो मैंने सुना था इस चीज को कि जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो 26 डायमेंशन में लिखा गया है, शायद मैंने ऐसा सुना है। तो जो सोचिए 26 डायमेंशन जो है वो तो कुछ अनइमेजिनरी क्वांटिटी है, वो तो इमेजिनेशन है, कैसे सोच सकते हो। तो वो जो भी है, ये आपको समझ आया। तो वो वेक्टर था क्योंकि ओरिजिन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस उसने कवर करी होगी, उसको मैं रेडियस बोलूंगा। रेडियस का मतलब मैग्नीट्यूड है, और वो जिस डायरेक्शन में गया होगा वो डायरेक्शन है। दोनों को आपस में कंबाइन करूंगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंबाइन होकर वेक्टर मिलता है, और ये सारा का सारा काम स्पेस में हुआ है, इसका मतलब वेक्टर स्पेस है। ये आपको समझ आया। तो ये फाइनली जनरली पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस का मतलब था कि जब भी मैं अपना वर्ड वेक्टर स्पेस ये बोलूं तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हाँ उसका मीनिंग ये है। समझ आया। अब बढ़ेंगे वेक्टर स्पेस से थोड़ा सा आगे। अब देखिए वेक्टर स्पेस के ऊपर काम करने थोड़ा सा और देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मली, अच्छा मैं इसको, जो काम 2D में होगा, जो काम 1D में होगा, जो वही काम 3D में होगा, वही काम ND में होगा। तो जनरली मैं इसको यहाँ पर 3D मिटो के 2D में आपको समझाऊं, क्योंकि 2D में अच्छा समझ आता है। बच्चा बचपन से 2D पढ़ता हुआ आता है, मतलब जो 11th क्लास में थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो वहां से वो 2D पढ़ना स्टार्ट करता है, फिर आगे चल के 12th में 3D मिलता है उसको, 11th में भी मिलता है टॉपिक छोटा सा 3D, लेकिन 2D में उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है। तो आप इस चीज को तो जानते हैं कि जो काम, जैसा वर्क, जैसा बिहेवियर मेरे पास 2D में है वही सेम बिहेवियर 3D में होगा, वही सेम बिहेवियर 1D में होगा। तो मैं 2D में समझाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं आइए 2D में आपको समझाता हूं, 3D में भी समझा दूंगा इसके बाद, लेकिन पहले 2D में समझा देता हूं क्योंकि 2D में समझाना बहुत इजी है। ये पॉइंट मान लीजिए आपके पास कोई भी पॉइंट है अनदर x, y, और ये आपके पास ओरिजिन है 0, 0, यहां से ये वाला पॉइंट ये। अब यहां पर एक ध्यान से देखिए, ये आपके पास वेक्टर स्पेस है x, y, ये वाला। समझ आया था? नहीं समझ आया तो फिर तो आप अब तक क्या देख रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी, ऐसा बोल देता हूं मैं, सॉरी। तो ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस वेक्टर स्पेस में ये जो क्वांटिटी आपके पास x, y है, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं हम लोग। x, y को रिलेशन में हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे पास ये x, y है इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो इस एलिमेंट में आप किसी भी क्वांटिटी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप ये जानते हैं, जनरली मेरे पास एक सब्जेक्ट था फिजिक्स का छोटा सा, जिसमें मैंने ये सीखा था कि दो वेक्टर्स को ऐड कुछ ऐसे कर सकते हो आप लोग, शायद कुछ ऐसे देता है, शायद ऐसा ऐड करके देता है वेक्टर वाला। ये समझ रहे हैं? इसका मतलब मैं ये देख सकता हूं कि मैं दो वेक्टर को ऐड कर सकता हूं। नहीं समझ आया? मुझे भी नहीं समझ आया, मैं समझाता हूं आपको। देखो ये पॉइंट आपके पास x, y था, ये तो आपको भी समझ आया और मुझे भी समझ आया कि ये वाला पॉइंट आपके पास x, y था, जो ऑर्डर्ड पेयर होता है। अब आप इस चीज को देख सकते हैं कि जो ये x, y ऑर्डर्ड पेयर है, मैं इसी को वेक्टर स्पेस बोल रहा हूं, तो इसी के ऊपर काम करूंगा। तो यहां पर आप एक चीज समझिए कि ये जो x, y ऑर्डर्ड पेयर है, सॉरी, ये जो x, y आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, आप इसमें किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपको समझ आया? सॉरी, आवाज हो रही बाहर। आप इसमें किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब है आप उसकी, मैं यहाँ पर 3D नहीं समझा पा रहा, लेकिन मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आप उसे उतने टाइम्स बढ़ा दे रहे हैं। या आप समझ रहे हैं? जैसे ये आपके पास डिस्टेंस होगा, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब है आप उसे उतने टाइम्स बढ़ा दे रहे हैं। जनरली मीनिंग तो यही होता है ना कि आप 2 में 3 की मल्टीप्लाई करिए, 2 में 3 की मल्टीप्लाई करिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपने 2 को 3 टाइम्स बढ़ा दिया या फिर 3 को 2 टाइम्स बढ़ा दिया। ये मेरे पास एक क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी में मैंने किसी भी जनरल नंबर n की मल्टीप्लाई करी, इसका मतलब मैंने इस क्वांटिटी को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया, n टाइम्स उसकी डिस्टेंस बढ़ा दी, मैं ये कह सकता हूं। अब इसी, ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये, सॉरी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर x, y है। आप इसमें कोई अनदर ऑर्डर्ड पेयर a, b ऐड कर सकते हो।
ऐड करने के बाद आपको रिजल्ट देगा x प्लस का a कॉमा वाई प्लस का b। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हम लोगों ने ये सारी चीजें तो पढ़ी हुई है सेट थ्योरी में, ये आपको समझ आया। और वही ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा नाम तो वेक्टर स्पेस में कह सकता हूं, ये आपको समझ आया। जो काम मेरा ऑर्डर्ड पेयर है वही काम तो मेरा वेक्टर स्पेस भी है, ये जनरली आपको समझ आया। तो जिस तरीके से जो जो बिहेवियर मेरा ऑर्डर्ड पेयर रखता है उसी तरीके से वही सेम टू सेम सारा का सारा बिहेवियर ऑर्डर्ड पेयर भी आपका रखेगा, ये समझ आया। रियल नंबर में अगर काम चलेगा, इमेजिनरी में काम चलेगा तो उसको भी x, y से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर उसको ऐसे लिख सकते हो आप x प्लस का आयोटा y। और x प्लस आयोटा y को अगर आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छी है तो आप जानते हो इसे हम लोग x, y भी लिखते हैं, या आप समझ रहे, उसको पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो वो भी तो एक क्वांटिटी ही है, वो भी तो आपके पास एक जनरली इमेजिनेशन में कोई डिस्टेंस है, कोई डायरेक्शन है, इस चीज को आप समझ रहे हो, तो वो भी तो वेक्टर स्पेस है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वेक्टर स्पेस वाली, वो उसमें हम लोग कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी दो क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ये समझिए मैं ये कह सकता हूं, मान लीजिए हम लोग किसी का उल्टा इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे इनवर्स निकालने वाला, तो देखिए इनवर्स भी निकाल सकते हैं। x, y का इनवर्स, अगर यहाँ पर प्रोडक्ट चल रहा है, प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी चल रही है, तो 1/x और 1/y उसका इनवर्स प्रॉपर्टी हो जाएगा। या फिर वो जिस तरीके से कंपोजिशन देता है, क्योंकि वो सबसे मेन चीज यहाँ पर डिपेंडेंस वाली काम है, वो उसकी कंपोजिशन पे है। वो सामने वाला मुझसे किस तरीके से कंपोजिशन पूछ रहा है, तो जिस तरीके से उसका कंपोजिशन होगा उसी तरीके से मैं उसका इनवर्स निकालना भी जानता हूं। इसे हम लोग ग्रुप थ्योरी में काफी, फील्ड थ्योरी में और रिंग थ्योरी में, तीनों टॉपिक में काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो चाहे उसके इनवर्स की बात हो, या फिर हम ये देखना चाहते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि वही ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ये सारी कनेक्टिव चीज हम लोग इसे पढ़ भी चुके हैं। तो इस ऑर्डर्ड पेयर के साथ वो सारी चीजें भी करी जा सकती हैं, ये आपको समझ आया। तो इस मतलब जनरली मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि इसके पास, ये जो आपके पास कोई भी पॉइंट हो सकता है एनडी में, अगर मैं एनडी की बात कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपके पास एनडी में अगर कोई भी पॉइंट हो जाए तो वो पॉइंट जो होगा बहुत सारी खास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। आप कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करें, आप दो क्वांटिटी जोड़ें, दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करें, इसका वो करें, उसका वो करें, इसके साथ ऐसा कंपोजिशन, उसके साथ ऐसा कंपोजिशन, मतलब बहुत सारी कंपोजिशन को सेटिस्फाई करता है। तो क्या किया गया, मैथमेटिशियनों ने क्या किया कि उन सारे के सारे कंपोजिशन का एक जनरल फॉर्म बना लिया। अब जनरल फॉर्म बनाने के बाद उनको जब आपस में कलेक्ट करा गया, ये देखा गया कि हाँ ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, ऐसे बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं जो ये खास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो सबसे मतलब बहुत ज्यादा बार यूज हो रही है, इनके अलावा कोई अनदर ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो यूज हो रही हो, ये जितनी भी थी उसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस कहा। ये आपको समझ आया। मतलब वेक्टर स्पेस में भी हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कोई भी सेट आपके पास किसी भी तरीके का वेक्टर स्पेस है, मतलब कोई भी सेट आपके पास किसी भी तरीके का वेक्टर है तो वो कुछ खास कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करता है, ये चीज आपको समझ आया। और यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड देखिए, ये जो वेक्टर स्पेस था यहाँ पर हम लोग ये रियल नंबर लेके चल रहे हैं, तो रियल नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप देख रहे हो, या फिर उसी को ऐड कर रहे हैं, रियल नंबर में कोई ऐड कर दे रहे हैं, या किसी भी वेक्टर में रियल क्वांटिटी की, जैसे अभी मैं n की मल्टीप्लाई कर दे रहा था इसमें, तो हम लोग उसमें ये नंबर n की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सॉरी, या फिर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इसमें n क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ये दे दे 1 दे दे 0 दे दे, कुछ ऐसी चीजें भी देखेंगे। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूं कि ये वेक्टर क्वांटिटी के साथ हम लोग कोई अनदर रिजल्ट भी लेके चल रहे हैं, मतलब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी किसी ना किसी ये कह सकता हूं रियल नंबर के साथ कंपोजिशन बना सकती है, ये वेक्टर क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कंपोजिशन बना सकती है, या फिर सामने वाला अगर थोड़ा सा होशियार है तो वो मेरे को कोई ऐसा सेट दे देगा अपनी तरफ से जहां पर मैं ये चेक करूंगा कि क्या वो वेक्टर क्वांटिटी इस सेट के साथ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो अब जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको समझ आएगा। तो यहां तक मैंने सिर्फ आपको बताया कि वेक्टर स्पेस क्या है, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब आपका असली टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वेक्टर स्पेस के बारे में। तो आइए अब हम लोग समझते हैं इसकी कंडीशन, खास बातें, और बस फिर इस टॉपिक को स्किप करके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जांपल वगैरह देख लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम वगैरह देख लेंगे, फिर हमारा ये वेक्टर स्पेस खत्म हो जाएगा। वेक्टर स्पेस चलिए यहाँ पे हो जाएगा, इतने से स्पेस में लिख दूंगा मैं। देखिए ए नॉन एम्प्टी सेट भी, इस चीज को तो आप समझते ही हैं, चाहे वो ग्रुप की बात हो रही हो, चाहे रिंग की, चाहे फील्ड की, या फिर अब चाहे वेक्टर स्पेस की बात हो रही हो, आपका नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर ही काम करेगा। तो ए नॉन एम्प्टी सेट
V is said to be V is said to be a vector space over a field F if there is binary composition in V denoted as plus such that, आप चाहें तो स्किप कर लें क्योंकि जब तक मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं 10 से 15 सेकेंड, such that first V plus is an abelian group. V plus is an abelian group. उसके अलावा and for आप इस तरीके से लिखिए and for alpha belong to F and small v belong to capital V, there is defined an element. आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं. there is defined an element, या मेरे को उम्मीद है आपने कर भी दी होगी. there is defined an element in V written as alpha V satisfying the following property. Satisfy the following property. Definition लंबी नहीं है, लेंथी है. दोबारा रिपीट करता हूं, लंबी नहीं है, लेंथी है. फर्स्ट प्रॉपर्टी अल्फा इंटू यू प्लस का v इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस अल्फा v. सेकेंड प्रॉपर्टी अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय यू इज इक्वल टू अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू यू. थर्ड प्रॉपर्टी अल्फा बीटा इंटू वी इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा वी, एसोसिएटिव जो की है, ठीक है. और ये लास्ट प्रॉपर्टी 1 इंटू वी इज इक्वल टू वी, वेयर 1 इज द यूनिटी, वेयर 1 is the unity in F, where 1 is the unity in F. देखिए काफी छोटी सी डेफिनेशन है, सॉरी, लेकिन आइए समझते हैं, क्योंकि जब समझना है तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. हर चीज को समझने के लिए कुछ ना कुछ गवाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको वेक्टर स्पेस पढ़ने के लिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. देखिए वेक्टर स्पेस समझ आया था, उस नाम का मीनिंग ऐसा क्यों था. सीधा काम की बात पर आते हैं. आप ए नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, कोई भी, आप उसको वी बोलोगे, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है उसको वी बोल देंगे आप, तो आप उसको वेक्टर स्पेस कहोगे. इट सेड टू बी वेक्टर स्पेस, इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ. यहां पर सबसे मेन मीनिंग इसका है. जब मैं खुद पढ़ रहा था तो मुझे इसका मीनिंग समझ नहीं आता था कि ओवर ए फील्ड एफ का मतलब, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, आज से शायद 2016 में, उस समय की बात है. तो ओवर ए फील्ड एफ का मतलब यहां पर ये है, जैसे आप लोग अभी देख रहे थे, जब हम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे अपने डायमेंशंस के ऊपर, या फिर कोई भी ऐसा कोई किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी सेट के ऊपर काम कर रहे थे, तो वो वेक्टर के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, वो वेक्टर था. लेकिन आप ये देख रहे थे कि उस वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, या फिर उस वेक्टर क्वांटिटी में कुछ नंबर हम लोग ऐड कर दे रहे थे, या फिर ये हम लोग ये देख रहे थे कि वेक्टर क्वांटिटी में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि वही सेम टू सेम रिजल्ट दे दे. मतलब वो जो एक्स्ट्रा रिजल्ट है हमारे पास, जो एक्स्ट्रा सेट है हमारे पास, जैसे ये काम यहाँ रियल नंबर पे हो रहा है, तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि मैं जो मेरे पास वेक्टर है उसके साथ में यहाँ पर रियल नंबर के साथ जुड़ा हुआ हूं, मतलब रियल नंबर के साथ लिंक हुआ पड़ा हूं. लेकिन ये काम जो था वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी हो सकता था. आप लोग ये देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कैसा बिहेवियर आएगा, वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें तो कैसा बिहेवियर आएगा, या वेक्टर क्वांटिटी में कॉम्प्लेक्स नंबर के आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा. मतलब जितने भी ये
अभी जितने भी एक्स्ट्रा रिजल्ट है हमारे पास, हम लोग वो देख रहे थे कि वेक्टर क्वांटिटी के साथ हमारा कौन सा सेट जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम दोनों सेट का कंपोजिशन लेने वाले हैं। हम जिस चीज के ऊपर काम करें, जैसे यहाँ रियल के ऊपर काम कर रहे थे, तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ रियल जुड़ा हुआ था, रियल सेट जुड़ा हुआ था। अगर मैं इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बना देता, डायग्राम इसका वही होगा, बस हल्का सा डायग्राम मतलब सॉरी शेप इसका यही होगा, बस हल्का सा डायग्राम में चेंज हो जाता जो उसके पॉइंट आते, तो मैं उसको कॉम्प्लेक्स बना देता। फिर मैं ये कह देता कि जो वो वेक्टर क्वांटिटी है वो कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा रिजल्ट आपको मिल रहा है ना, वो एक्स्ट्रा रिजल्ट चाहे रियल का हो, या फिर वो एक्स्ट्रा रिजल्ट चाहे कॉम्प्लेक्स का हो, या फिर कोई अनदर सेट अगर मुझे सामने वाला देता है तो, क्योंकि हो सकता है सामने वाला पता नहीं किस दिमाग का हो, वो मुझे पता नहीं कौन सा सेट दे दे, कुछ भी दे सकता है सामने वाला। तो हो सकता है किसी सामने वाले बंदे ने मुझे अनदर कोई भी सेट दे दिया हो, तो मैं उसको यहाँ पर फील्ड बोलूंगा। और फील्ड बोलने का मतलब वो जो मेरे पास सेट होगा वो फील्ड की शायद 11 प्रॉपर्टी थी, उन 11 की 11 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो मेरे को वैसा ही सेट देगा, सामने वाला नहीं देगा तो चेक करना पड़ेगा। और अगर दे रहा है, मेरे को पता है क्योंकि हम लोग फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब फील्ड होते हैं, और उसने वैसा ही सेट दिया है। मैट्रिक्स फील्ड होती है, अगर किसी खास शेप की हो तो वो फील्ड होती है, और उसने वैसा ही सेट दिया है, तो फिर तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। सामने वाला बोल के दे रहा है कि हाँ ये आपका फील्ड है, या फिर ये आपका कोई अनदर एलिमेंट है, या फिर आप ये काम करिए इसके रेस्पेक्ट में, तो आप समझ जाइए कि ये यहाँ पर फील्ड का काम कर रहा है। तो कुछ ऐसा दे रहा है तो फिर नॉर्मल बात है। ये आपको समझ आया? तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक वेक्टर क्वांटिटी किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में काम करेगा। वो काम रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकती है, किसी खास तरीके का सेट हो सकता है, तो मैं उसको ही यहाँ पर फील्ड बोलूंगा। ये आपको समझ आया? फील्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो सेट आपके पास फील्ड की 11 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये समझ आया? छोटी समरी दूं, लेंथी तो नहीं हो रहा, छोटी सी समरी। एक वेक्टर स्पेस किसी भी अनदर सेट के साथ जिस तरीके का, मतलब जिस तरीके से लिंक हुआ पड़ा है, या आप समझ रहे हो? मतलब ये कह सकता हूं कि एक सेट है आपके पास, वो अनदर सेट के साथ लिंक है, और वो जो आपके पास अनदर सेट है वो फील्ड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैंने उसको फील्ड कहा। ये समझ आया? तो हर एक वेक्टर स्पेस किसी ना किसी के साथ लिंक जरूर होगा, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में काम जरूर कर रहा होगा, तो उसी अनदर सेट को मैं फील्ड कहूंगा। तो इफ देयर इज ए बाइनरी कंपोजिशन इन वी में बाइनरी कंपोजिशन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप वी के कोई भी दो एलिमेंट लो, वी के कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो अनदर जो आपको नया रिजल्ट मिलेगा वो भी वी का ही होना चाहिए। ये समझ है आपको? तो बाइनरी कंपोजिशन होना चाहिए। उसके अलावा हाँ, उसको डेनोट करोगे आप प्लस से। प्लस यहां पर मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि कोई सा भी सिंबल हो सकता है। ये ऑर्डिनरी प्लस भी हो सकता है, 2 2 4 वाला, 5 3 8 वाला। ये प्लस कोई सिंबल भी हो सकता है जो कि किसी अनदर कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। बिहेवियर समझते हो? ग्रुप में हम लोगों ने इसको काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ये वाला जो प्लस है वो किसी अनदर सिंबल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे मान लीजिए प्लस जो है यहां पर ऐसे भी बोल सकता है कि अगर आपने दो नंबर a प्लस का b करा तो उसका मतलब ये है कि आपको a प्लस b बाय a मिलेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो वो प्लस का जिस तरीके से बोलेगा वो ऑर्डिनरी प्लस माइनस वाला बोलेगा, तो हम लोग वहां पर 2 2 4 और 3 3 6 वाला करेंगे। अगर वो किसी खास तरीके का प्लस क्वांटिटी बोलेगा तो हम लोग उसी बिहेवियर पे, उसी कंपोजिशन के ऊपर काम करेंगे। तो denoted as plus such that v plus is an abelian group। जो वेक्टर है आपका वो प्लस वाले ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए v प्लस वाले ऑपरेशन के साथ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, उसके अलावा एसोसिएटिव के बाद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी आप उसको अबेलियन कहोगे। अबेलियन का मतलब ही कॉम्यूटेटिव होता है। तो वी आपके पास 5 प्रॉपर्टी ये 5 है, 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। क्लोजर वाली प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर उसने ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो मैं कह दूंगा प्लस वाले ऑपरेशन के साथ, तो मैं कह दूंगा कि जो ये वी आपका पूरा का पूरा सेट है वो एक अबेलियन ग्रुप है। ये समझ आया? उसके अलावा एंड फॉर अल्फा बिलोंग टू एफ। अब देखिए, मैंने जो बार बार कह रहा था कि ये इसके रेस्पेक्ट में काम हो रहा है, ये इसके रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, गुना कर रहा हूं, ये काम कर सकता हूं, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखिए वेक्टर स्पेस पढ़ने का ये मतलब है कि जो भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है वो कुछ खास तरीके के बिहेवियर रख रही है,
वो खास तरीके के बिहेवियर कैसे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने एक अनदर सेट बनाया फील्ड, क्योंकि मैं जिसके रेस्पेक्ट में चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि इसके रेस्पेक्ट में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वहीं से मैंने एक एलिमेंट उठाया अल्फा जो कि बिलोंग कर रहा है उस अनदर वाले सेट में एफ में, एंड वी जो है वो बिलोंग कर रहा है वेक्टर है वो वी वाले सेट में। देन देयर इज डिफाइन एन एलिमेंट इन वी रिटन एज अल्फा बी। तो वो जो अल्फा वी होगा, जैसे यहां पर आपने एक एलिमेंट फील्ड का उठाया और एक एलिमेंट वेक्टर का उठाया, फिर आपने दोनों एलिमेंट का कंपोजिशन निकाला, तो कंपोजिशन निकालने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो वेक्टर में ही होना चाहिए। ये आपको समझ आया? एक एलिमेंट आप फील्ड का उठा रहे हो, एक एलिमेंट आप वेक्टर का उठा रहे हो, दोनों एलिमेंट का कंपोजिशन करवा रहे हो, तो नया रिजल्ट आपका जो होगा वो वेक्टर का ही होना चाहिए। ये बात कंपलसरी है। तो देखिए अब अल्फा जो होगा फील्ड का एलिमेंट है, वी जो होगा वो ये जो वी होगा वो वेक्टर का एलिमेंट है, तो उनके अलावा ये चार कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि आप u प्लस वी में, जो u प्लस वी का सेट है उसमें अल्फा के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं। इस वाली प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है कि आप x प्लस वाई में अगर बाहर से मान लीजिए n की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये nx प्लस का ny हो जाता है। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये n जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस किस पर, x और y पर, बट जा रहा है। तो वही काम यहाँ पर भी है कि जो आपका u प्लस वी होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए और वो बराबर आना चाहिए अल्फा u प्लस का अल्फा v। उसी तरीके से इस बार u डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब वेक्टर क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए फील्ड पे। मैं अगर इसको प्रोनाउंसिएशन करूं तो ऐसे कह सकता हूं कि यहां पर फील्ड वाली क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वेक्टर वाली क्वांटिटी पे, जबकि नीचे की तरफ वेक्टर वाली क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है फील्ड वाली क्वांटिटी पे। दोनों कंपोजिशन आपको चेक करना है कि ये वेक्टर फील्ड पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ये फील्ड वेक्टर पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दोनों आपको चेक करना है। फिर उसके अलावा तीसरी क्वांटिटी है ये एसोसिएटिव वाले, एसोसिएटिव कि आपके पास जो अल्फा बीटा इंटू वी है वो बराबर आना चाहिए बीटा वी फिर इंटू में अल्फा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और सबसे चौथी प्रॉपर्टी, खास प्रॉपर्टी कि 1 इंटू वी बराबर आना चाहिए वी के, जहां पर जो 1 होगा वो यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए एफ का, मतलब वो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए एफ का। ये खास प्रॉपर्टी कि 1 इंटू वी करोगे मतलब वेक्टर क्वांटिटी में फील्ड के क्वांटिटी, फील्ड का एलिमेंट 1 की मल्टीप्लाई करोगे, 1 कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, यहाँ पर 1 ऑर्डिनरी 1 2 3 वाला 1 भी हो सकता है, और जनरली 1 का मीनिंग वो आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहा है। ये आप समझ रहे हो? हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है पीछे फील्ड वगैरह में कि 1 का मतलब कुछ भी हो सकता है, कैसा भी नंबर हो सकता है। हो सकता है अगर किसी के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 2 हो जाए, किसी के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 3 हो जाए, तो मैं उसको एक सिर्फ सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और उस सिंबल का नाम मैंने यहां पर 1 दिया है। ये समझ आया? तो अब छोटी सी समरी टहल टहल के बताऊंगा आपको, मतलब चल चल के, टहल टहल चल चल के। किसी भी आप वेक्टर को, किसी भी सेट V को, किसी भी सेट V को वेक्टर कहोगे किसी फील्ड के ऊपर, अगर, क्योंकि अब हम लोगों ने समझ लिया, अब सिर्फ काम की बात, किसी भी सेट V को आप वेक्टर कहोगे उस फील्ड F के ऊपर, अगर जो आपका V होगा वो प्लस वाले ऑपरेशन के साथ अबेलियन होना चाहिए, वो जैसा प्लस वाला ऑपरेशन देगा हमें उसी तरीके को फॉलो करना है, और उसके अलावा ये 4 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, सॉरी 5 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि आपके पास जो अल्फा अगर बिलोंग करेगा F को और जो V है वो बिलोंग करेगा वेक्टर को, दोनों का कंपोजिशन भी V में होना चाहिए, ये पहली प्रॉपर्टी। उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी कि आपके पास वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर फील्ड वाली क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, और नीचे की तरफ से इस मतलब अनदर आपको चेक करना है कि जो ये वेक्टर वाली क्वांटिटी है वो फील्ड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो। पहली बार में आपको चेक करना है कि फील्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो वेक्टर पे, और दूसरी बार चेक करना है कि वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो फील्ड पे। फिर यहाँ पर थर्ड वाली क्वांटिटी है कि वो एसोसिएटिव होना चाहिए, फोर्थ क्वांटिटी है आइडेंटिटी वाली। ये 10 प्रॉपर्टी आपको चेक करनी है। 10 प्रॉपर्टी कौन कौन सी? V प्लस में 5 प्रॉपर्टी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव 5 प्रॉपर्टी वो वाली। छठी प्रॉपर्टी ये वाली अल्फा V, सातवीं प्रॉपर्टी 8, ये 9 और ये 10। अगर कोई भी सेट आपके पास वेक्टर ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा किसी अनदर सेट के रेस्पेक्ट में, जिसको मैं F नाम से बोलूंगा, तो मैं कहूंगा कि वो सेट आपका वेक्टर स्पेस है, अदरवाइज वो वेक्टर स्पेस नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं बहुत छोटा सा, कोई भी सेट आपके पास भी अगर इन 10 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा किसी दूसरे सेट के रेस्पेक्ट में, जिसको मैं F नाम से बोलूंगा, तो मैं कह दूंगा कि वो सेट मेरे पास वेक्टर स्पेस है, अदरवाइज वो वेक्टर स्पेस नहीं है। ये समझ आया? तो ये वेक्टर स्पेस का छोटा सा जो था, क्या बोलते हैं इसे, इंट्रोडक्शन था। ये समझ आया?
यहां पर सबसे खास बात यही बतानी है कि ये प्लस और ये मल्टीप्लाई जो हो रही हैं, ये ऑर्डिनरी प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं, मतलब 3 3 9 वाली, 2 दूनी 4 वाली, 3 3 6 वाली, 2 2 4 वाली, ये ऑर्डिनरी प्लस माइनस भी हो सकते हैं। ये कोई अनदर ऑपरेशन भी हो सकता है। इसको हमने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि उसको पढ़ लीजिए एक बार, प्लीज उसको पढ़ लीजिए। या फिर नहीं भी पढ़ा तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, जो मतलब ग्रुप थ्योरी फील्ड थ्योरी कि आपको पता चल जाएगा जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे कि वो प्लस और वो जो डॉट है वो कोई अनदर ऑपरेशन भी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। ऑपरेशन सामने वाले पे डिपेंड करेगा वो कैसा ऑपरेशन देना चाहता है मुझे, मतलब वो मेरे को अगर प्लस करवा रहा है तो किस बिहेवियर से प्लस करवा रहा है, मल्टीप्लाई करवा रहा है तो किस बिहेवियर से मल्टीप्लाई करवा रहा है, वो बिहेवियर सामने वाले पे डिपेंड करेगा, उसके ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट था। वीडियो लंबी नहीं बनानी मेरे को, कितनी देर हो गया, 40 मिनट हो गया, तो मेरे को लगता है इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ आया कि कोई भी सेट आपके पास, जो कोई भी सेट वी है उसको वेक्टर स्पेस कहोगे किसी सेट अनदर सेट फील्ड के रेस्पेक्ट में, जिसको मैं एफ नाम से बोलूंगा, अगर वो 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, 5 अबेलियन की, 1 ये वाली और 4 ये नीचे वाली, तो उसको मैं वेक्टर स्पेस कहूंगा। ये इसका इंट्रोडक्शन यहाँ खत्म हो चुका है। हम लोग क्वेश्चन इसका अनदर उसमें कर लेते हैं वीडियो में। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जस्ट इसके बाद आ रही है पार्ट 2। थैंक यू, बाय।